ये इंडिया में खाली मुंबई में लिया जाता है, ऐसा क्यों है? बाहर में जो है डेवलपमेंट ये वर्ड है और मुंबई में रीडेवलपमेंट ये वर्ड है। इसके लिए है कि मुंबई यह 1960s में पूरी भारत की आबादी जब भी 40 करोड़ थी, तभी मुंबई की आबादी लगभग 45 लाख थी। 1960 में 45 लाख की आबादी होने वाला शहर उस समय में विकसित हो गया, विकास होते गया, मुंबई डेवलप होते गई। मुंबई के ऊपर होने वाली जो लैंड्स है, वो सारे लैंड्स डेवलप होते गई और धीरे धीरे 40-50 साल में पूरा मुंबई का विकास हो गया। मुंबई की आबादी जो 40 लाख 1960 में थी, वो बढ़ते बढ़ते आज हमारे पास में आपको मालूम है कि 2 करोड़ की आबादी का शहर बन गया है और ये विश्व में सबसे बड़ा शहर करके जाना माना जाता है। इसकी आबादी तो है, यह एक इकोनॉमिक सेंटर भी है और इकोनॉमिक सेंटर और एक आबादी वाला शहर, हाईएस्ट टेरा में डेंसिटी वाला शहर करके मुंबई को जाना जाता है। Mumbai has the importance as far as the economy is concerned, as far as the development is concerned, as far as the GDP is concerned, as far as the national exchequer amount like income tax का शेयर हो या GDP का हो, GST का हो, सारे बारे में मुंबई नंबर 1 पे आता है। मुंबई जब इतनी बड़े पैमाने पे नंबर 1 पे आती है, तो नेचुरली मुंबई का सेल्फ डेवलपमेंट यह एक सब्जेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंबई में सारे जगह में वैकेंट लैंड्स है, तो वैकेंट लैंड के सॉरी ऑल ओवर इंडिया बैरिंग द मुंबई सारे जगह में वैकेंट लैंड है और वैकेंट लैंड पे डेवलपमेंट होती है। तो डेवलपमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस ये थोड़े अलग हेलो रहते हैं। हेलो मुंबई में जो है ये सारे बॉम्बे की लैंड है पूरी हेलो इनकम्बर्ड है और इनकम्बर्ड होने के कारण मुंबई यह रीडेवलप हो रही है। यानी आपको वजह की बात है बताना चाहूंगा कि 1964 का 66 का एमआरटीपी एक्ट, 1964-67 का कानून, 1991 के डीसीआर, इसमें भी रीडेवलपमेंट वर्ड नहीं है, उसमें डेवलपमेंट वर्ड है। 2034 का जो डीसीपीआर 2034 पब्लिश हुआ 2018 में, उसमें प्रथमतः यह पॉलिसी बनाई गई कि रिडेवलपमेंट के लिए एक अलग से पॉलिसी चाहिए और उसमें खास करके उसका उल्लेख किया गया, जिसको हम लोग डीसीआर में कहते हैं डीसीपीआर 2034 का एक 33(7)(b ये क्लॉज है, यह रिडेवलपमेंट के लिए खास करके उसकी उत्पत्ति हो गई। मुंबई जब हम कहते हैं कि इतनी सारे आबादी है, तो ये थोड़ा सा मैं चाहूंगा थोड़ा एक हल्का सा हम लोग एक थोड़ा हिस्ट्री जाने डेवलपमेंट का। हमारे यहाँ पर आपको मालूम है कि 1966 में एमआरटीपी एक्ट हुआ, जो बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर्मेशन के बाद में, और 1967 में पहला डीपी पब्लिश हुआ। पहला डीपी पब्लिश होने के बाद में उसका रिवीजन ऑफ डीपी हुआ 1991 टू 1994 में, और 1991 टू 1994 में जब नया डीपी हुआ, उस समय में डीसीआर हुआ, डीसीआर 1991। उस समय में जो तत्कालीन सरकारें थी, उन्होंने सोचा कि मुंबई की आबादी बढ़ रही है, मुंबई में ऑलरेडी लैंड इज ऑलरेडी एनकम्बर्ड, गावठान में काफी पुराने 100 साल पुरानी चालें हैं, मुंबई में ऑलरेडी 1940s 1950s से लेकर 60 से लेकर डेवलपमेंट हुई है, तो लगभग 40-50 साल पुरानी बिल्डिंग 1991 में हुई थी। तो उस समय के सरकार ने सोचा कि ऐसा कोई फॉर्मूला निकाले जिसके कारण एक एफएसआई तो ऑलरेडी मुंबई में ऑलरेडी कंज्यूम है, और यदि रिडेवलपमेंट करना है तो एडिशनल इंसेंटिव एफएसआई के बिना होगा नहीं। और उसके कारण उस समय के सरकारों ने एक कमेटी का गठन किया और उन्होंने उस समय में एक निर्णय लिया कि मुंबई में जो एक झुग्गी झोपड़ी बन रही है, उसका भी विकास हो और साथ साथ में मुंबई के पुनर्विकास भी हो बिल्डिंग का। उसके लिए उन्होंने एक टीडीआर का नाम का एक कंसेप्ट निकाला, जो आपको सारे लोगों को मालूम है। टीडीआर का फॉर्मेशन हो गया और टीडीआर का पॉलिसी बन गई। द पैटर्निटी वाज न्यू इन 1991-1994 कि किस तरह से टीडीआर जनरेट किया जाए, किस तरह से टीडीआर का कंजम्पशन करे, यूटिलाइजेशन करे। उसके लिए लगभग 94 के बाद में जब पहला टीडीआर फॉर्म जनरेट हुआ 1994 में, वो इतनी कम मात्रा में था कि खाली थाउजेंड्स में था। बॉम्बे इज लाइक ओशन, मुंबई एक समुद्र जैसा है। मुंबई की रिडेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट टीडीआर के भी उस समय भी लाखों करोड़ों स्क्वायर फीट की थी। 1996-97 तक टीडीआर बहुत बड़े पैमाने पे जनरेट नहीं हो पा रहा था। 1996-97 में जब भी टीडीआर कुछ मात्रा में अवेलेबल हो गया, उसके बाद में आपको मालूम है कि 97-98
was the time कि जब ऑल ओवर इंडिया में रिसेशन था, वर्ल्ड में रिसेशन था। 1997 98 वाज द पीरियड एक्चुअली, जब भी आपको मालूम है, हमारे मैं देख रहा हूँ काफी सारे यहाँ पर हमारे बुजुर्ग लोग हैं, तो आपको मालूम होगा कि अंधेरी जैसे एरिया में वहां पर 2,500-3,000 का रेट था, तो बोरीली जैसे एरिया में 2,000 रुपए का स्क्वायर फीट का रेट था, पार्ला जैसे एरिया में 3,500 का रेट था, तो कहीं वर्ली के जैसा एरिया में 5,000 रुपए स्क्वायर फीट का रेट था। यानी लगभग एक 1 BHK की कॉस्ट उस समय 8 या 10 लाख रुपए थी, और 2 बेड के कॉस्ट उस समय 15 से 20 लाख रुपए थी। ये उस समय की इकोनॉमी थी। So the proposals were not viable because इकोनॉमी के कैलकुलेशन में उसकी फिजिबिलिटी बैठ नहीं पा रही थी। उसके कारण लगभग 96-97 के बाद भी टीडीआर अवेलेबल होने के बावजूद भी मुंबई में रिडेवलपमेंट नहीं हो पाई। 98, 99, 2000 तक यह सिलसिला चलते रह गया। 2001-2002 में बड़ी पैमाने पे टीडीआर भी जनरेट हुआ और इकोनॉमी में भी सुधार हुआ। उसके कारण में मुंबई में रिडेवलपमेंट के काफी सारे प्रपोजल्स हिलचल करने लगे। मुंबई में 2001 में काफी बड़े पैमाने पे उस समय में लोगों ने सोचा कि हम रिडेवलपमेंट के लिए जाएंगे, क्योंकि बिल्डिंग जर्जरावस्था में है और बिल्डिंग नीड टू बी डिमोलिश्ड एंड रिकंस्ट्रक्ट। उस समय में जो इकोनॉमी के कंडीशन फेवरेबल इतना नहीं होते हुए भी लोगों ने एक रिस्क लिया, और उस समय फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि प्रपोजल्स आने लगे। 2,500 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से भी उनको फ्लैट बेचना होगा, तो भी डेवलपर लेने लगे। तो कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पे मुंबई में पैन मुंबई रिडेवलपमेंट के प्रपोजल्स चालू हो गए, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ऑन। और कहीं ना कहीं उस समय में ऐसा हुआ कि जो 10 साल तक रेट नहीं बढ़े थे, तो रेट 200 रुपया, 100 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया बढ़ते बढ़ते, आपको मालूम है कि उस समय का जो मार्केट है, वो मार्केट जब बिल्डर ने चालू किया, तभी बिल्डर ने एक रिस्क मोटिव पे चालू किया था, फिर भी वो मार्केट को टेक ओवर किया गया इन्वेस्टर्स ने, और इन्वेस्टर्स के बाद में स्पेक्युलेटर्स ने। स्पेक्युलेटर्स ऑलमोस्ट 2002, 2003, 2004 में स्पेक्युलेटर्स आ गए, और उन्होंने जब भी मार्केट में एंट्री लिया, तब जब मार्केट का 2,500 या 3,000 का रेट था फ्लैट का, वो धीरे धीरे 3,500, 4,000, 5,000, 5,500, 6,000 करते करते आपको मालूम है कि 2008-9 तक उसका रेट इतना ही बढ़ते गया कि 2009-10 तक उसका रेट 11,000, 12,000, 15,000 तक पहुंच गया। ये क्यों हुआ? ये इसके कारण हुआ कि स्पेक्युलेटर्स ने जब भी एंट्री की, जब इन्वेस्टर करता है तो कॉशियसली करता है। स्पेक्युलेटर्स ने एंट्री की तो डेवलपर के पास में पैसा पहुंच जाता था, और डेवलपर के पास में उसका एक बुकिंग होता था, और डेवलपर के पास में जब बड़े पैमाने में पैसा उस समय में आने लगा, तो हर 15 दिन में डेवलपर अपना अपना रेट बढ़ाते गया। यानी कहीं ना कहीं आपके कोई दोस्त, आप खुद भी कभी गए होंगे डेवलपर के पास 2001, 2002, 2003 में, तो आपको याद होगा कि हम डेवलपर के पास गए, प्रोजेक्ट देखा, ब्रोचर देखा, कैटलॉग देखा, हमने बात की, उनको बताया कि मैं आता हूँ आपके पास में, और 15 दिन में गए तो 500 रुपये रेट बढ़ गया। इस तरह की अवस्था थी उस समय में। 2003 से लेकर 2009 तक लगभग लगभग 5 गुना रेट बढ़ गए, और बढ़ते बढ़ते 2009 तक बड़े पैमाने पे डेवलपर्स लोगों ने जो काम चालू किया था, उसमें कहीं ना कहीं डेवलपर की अपनी खुद की ग्रिड कि और मैं प्रपोजल लूं, मैं और ज्यादा प्रपोजल करूं, कहीं ना कहीं डेवलपर की एक रैट रेस थी कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रपोजल करें। और डेवलपर के साथ साथ में कहीं ना कहीं फैटर्निटी में, सारे रियल एस्टेट फैटर्निटी में ये भी एक फ्रॉडलेंट अप्रोच बन गया कि मैं और किस तरह से एरिया उसमें कंज्यूम करूं, और किस तरह से एरिया में जनरेट करूं जो मैं मार्केट में बेचूं, तो मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा। और यह रेस में सारे फ्लावर बेड, सारे जो ड्राई बालकनीज, सारे नीचेस है, ये सारे प्रपोजल्स तब एक आर्किटेक्ट और इंजीनियर्स के माध्यम से और डेवलपर के माध्यम से इंट्रोड्यूस किए गए। और पूरी मुंबई में एक जो ज्यादा फ्लावर बेड देता है वो डेवलपर, जो ज्यादा नीचेस देता है वो डेवलपर, जो ज्यादा एरिया फ्रॉडलेंटली मिसयूज करके अमलगमेट करता है फ्लैट के अंदर, वो मेरा डेवलपर। इस तरह की सारी नीति बन गई, और यह नीति, ये नीतिमत्ता खत्म करके अपनी एक पोजीशन बन गई, और पोजीशन बनते बनते लगभग 2009 में ऐसा एक समय आया कि आपको मालूम है कि 2009 में आदर्श स्कैम सामने आया। और आदर्श स्कैम जो है, ये एक बड़ा स्कैम हो गया, जिसमें काफी लोगों को अपने
राजीनामा देने पड़े, काफी ऑफिसर्स लोगों को जाना पड़ा, काफी अपने पॉलिटिकल लोगों को भी जाना पड़ा और बड़े पैमाने पे उसके ऊपर चर्चा हुई। 2010 में एक चर्चा थी, 2G 3G स्कैम से लेकर काफी सारी चर्चाएं बाहर आ गई और उस समय में मुंबई के महानगर पालिका के आयुक्त का बदलाव हो गया। उनके बदलाव के कारण दूसरे नए महानगर पालिका का कमिश्नर आ गए, सुबोध कुमार। और आने के बाद में आपको मालूम होगा कि 2010, 11, 12 लगभग उन्होंने इस तरह का एक स्टैंड ले लिया कि मुंबई में अभी मैं स्ट्रिंजेंट स्टैंड लेता हूं, मैं अभी कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता हूं, मैं कोई प्रपोजल्स को अप्रूव नहीं करना चाहता हूं। लगभग 2010, 2011, 2012 तक, 6 जनवरी 2012 तक सारे प्रपोजल जो है वो धीमी गति से प्रपोजल्स का अप्रूवल चालू हुआ। लगभग अप्रूवल होते ही नहीं थे, इस तरह की सारी कंडीशन थी। तो जो धीरे तेजी से जो डेवलपमेंट हो रही थी 2003 से लेकर 2009 तक, वो तेजी से उतने ही गिर गई 2009 से लेकर 2012 तक। क्यों? क्योंकि उसका कारण था, और कारण एक ही था कि अनएथिकल प्रैक्टिस इतनी बढ़ गई थी कि उसमें सारे जो कंज्यूमर्स है उनसे लेकर सारे डेवलपर्स है और सारे रिडेवलपमेंट के प्रपोजल्स में सबको कहीं ना कहीं उसका एक जो है एक डैमेज हुआ। और डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज 2010-11 के बाद में, 12 के बाद में चालू हुआ, जब उस समय के सरकार ने, उस समय पृथ्वीराज चौहान अपने सॉरी सीएम थे, और मुझे लगता है उन्होंने महानगर पालिका के चुनाव फरवरी में होने वाले थे और फरवरी मार्च में 2012 में, और 2012 के महानगर पालिका के चुनाव के पहले मुंबई के लोगों के लिए, आम जनता के लिए कुछ ना कुछ कांग्रेस के ने सोचा होगा उस समय के सरकार ने कि कहीं ना कहीं हम गिफ्ट करें। उसके लिए उन्होंने एक फंजिबल एफएसआई नाम का एक एफएसआई इंट्रोडक्शन कर डाला और वो एफएसआई 6 जनवरी 2012 को आया। तो लगभग 1967 के बाद, 1991 डीसीआर के बाद कहीं ना कहीं एक एडिशनल एफएसआई का कहीं प्रोविजन हुआ, तो वो लगभग हुआ 6 जनवरी 2012 को, जो फंजिबल एफएसआई है। फंजिबल एफएसआई के कारण सरकार ने एक सोचा कि इस माध्यम से हमें कहीं ना कहीं रेवेन्यू मिल जाएगा, और उसके साथ साथ में फंजिबल एफएसआई में पॉलिसी में उन्होंने कहा कि आप ये फंजिबल एफएसआई है, जिस तरह भी आप यूज करना चाहते हैं अपने प्रपोजल में आप कर सकते हैं। यू कैन हैव द फ्लोर बेड, यू कैन हैव द ड्राई बालकनी, यू कैन हैव एब्सोल्यूट कार्पेट एरिया, यू कैन हैव योर स्विमिंग पूल इन द फ्लैट, यू कैन हैव एनीथिंग व्हाटएवर इज बीइंग प्लान फॉर। इस तरह के सारे फंजिबल की पॉलिसी बनाई। और फंजिबल पॉलिसी बनाते समय उन्होंने खास करके ये ध्यान में रखा कि कहीं ना कहीं रिडेवलपमेंट को उसका बेनिफिट होना चाहिए और रिडेवलपमेंट के पुराने मेंबर है उनको भी बेनिफिट होना चाहिए। तो देन दे प्लान कि इसके लिए जो एक 35% फंजिबल एफएसआई उस समय में अवेलेबल था एट द रेट ऑफ 60% ऑफ द रेडी रेकनर रेट, दे इंट्रोड्यूस द पॉलिसी इन सच अ वे कि if the redevelopment is happening and through the developer or owner, then the old member of the society is entitled for 35% fungible FSI। और वो उन्होंने एक उसका एक अधिकार बना दिया, और उसके कारण में रिडेवलपमेंट में एक कम से कम एक बोलते हैं ना बेंचमार्क है, वो फिक्स हो गया है कि 22% स्क्वायर जो एरिया है एडिशनल कार्पेट एरिया, ये तो हर एक मेंबर को रिडेवलपमेंट में देना ही है, और उसके उपरांत में जो भी होगा वो डेवलपर के थ्रू ऑफर होगा। तो कहीं ना कहीं 91, 92 के बाद का जो एक सिलसिला चलते रह गया, 2012 में जो एडिशनल एफएसआई के बाद, तो उसके उपरांत डेवलपमेंट में जो लगभग 2009 के बाद रुक गई थी, वो कहीं ना कहीं तेजी से आगे बढ़ रही थी। तो नेचुरली हुआ कि 2009 तक, 2011-12 तक जो बिल्डिंग के प्लान अप्रूव हो गए थे उसमें सबने फ्लोर बेड डाला था। जिसका भी सीसी, मैं ध्यान में रखना मैं अभी जो बात कर रहा हूँ, जिसका भी सीसी जो लेवल में उन्होंने रखा था वो 6 जनवरी 2012 को था, वहां तक का ही उसका सारा जो एक फ्लावर बेड्स और ये सारे जो अप्रूवल्स थे वो उन्होंने प्रोटेक्ट किए। और उसके बाद में जो 2012 के बाद में जो भी प्लान्स अप्रूव हो गए उसमें वो सारे जो एरियाज वेर कॉम्पिटेटिव टू द एफएसआई, और उसके कारण में डेवलपमेंट के जो एरियाज है वो सारे डेवलपर के 2011-12 के बाद में कम हो गया, और कम होने के बाद में वो सारी डेवलपमेंट चालू हुई। 2012, 6 जनवरी 2012 के बाद फंजिबल आया। फंजिबल
लगभग जनवरी में आने के बाद अपने सुबोध कुमार जी रिटायर हो गए 1 मई को, और 1 मई 2012 को, और सीताराम कुंटे जी अपने महानगर पालिका के आयुक्त हो गए। सारी पॉलिसी एक जल्दबाजी में दी थी, उसके कारण में पंजीबल के काफी सारे पॉइंट्स थे माइक्रो लेवल पे, उसका प्लानिंग न होने के कारण वो लगभग नवंबर दिसंबर तक तो उसकी पॉलिसी क्लियर हो गई। तो पंजीबल की पॉलिसी को अंडरस्टैंड करना, प्लानिंग करना, डिजाइनिंग में डालना और उसका अप्रूवल लेना, ये प्रोसेस लगभग दिसंबर 2012 तक चल गई। 2013 आया, 2013 में एक डेवलपमेंट का सिलसिला चलते रह गया, और 2014 में आपको मालूम है कि चुनाव हुए, आम चुनाव हो गए, और दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हो गया। नरेंद्र मोदी जी अपने प्राइम मिनिस्टर बन गए 2014 के बाद में। उसी साल में 2014-15 में महाराष्ट्र में राज्य सरकार चेंज हो गई, और राज्य में एक सत्ता परिवर्तन हो गया, और देवेंद्र फडणवीस जी गवर्नमेंट में आ गए सीएम बनकर। अभी यह दोनों होने के बाद में एक ध्यान में रखना कि बहुत बड़ा परिवर्तन उस समय के बाद हुआ, जो 2015 के बाद हुआ, और वो है कि 2016 को नोटबंदी हुई, 2017 को जीएसटी आया, 2017 को रेरा आया, और जो भी डेवलपमेंट है उसको जो फ्रॉडलेंटली काम बन रहा था पूरे मुंबई और वैसे गुड़गांव और सारे शहरों में, तो उसके ऊपर में कहीं ना कहीं रोक लगाई गई, और कानून के हिसाब से काम करने की एक जो एक चुनौती है सारे डेवलपर के सामने आ गई, और कानून से काम 2015-16 के बाद में चालू हो गया। तो सारा कुछ कानूनन है, यानी एवरीथिंग इज इन एफएसआई। यह उस समय का फॉर्मूला जो बना वो आज तक चलता रह गया है। तो 2015-16 के बाद में नेचुरली जिनकी ग्रीड है, जिन्होंने अनएथिकल काम किया है, जिन्होंने अनएथिकली पैसा कमाया है, जिन्होंने एथिकली के अपने सारे फ्रॉडेंटली एरियाज कैप्चर किए और जिनका प्रैक्टिस का स्टैंडर्ड वो था, उनके लिए एथिकल प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल हो गया। काफी सारे डेवलपर नोटबंदी के कारण विड्रॉल हो गए, काफी सारे डेवलपर अनएथिकल प्रैक्टिस के कारण और सही में वो उस तरह से काम नहीं कर सकते थे जिसमें लीगल प्रैक्टिस हो, वो कर नहीं पा रहे थे, तो वो भी विड्रॉ हो गए, और सिलसिला चेंज हो गया कि हमारे डेवलपर में जो रैट रेस थी वो कम हो गई, और कहीं ना कहीं हमारे पास में जो जेन्युइन डेवलपर्स है, हु हैज द मनी, हु हैज द पोटेंशियल, हु हैज द टेक्निकल नो, हु हैज सर्वाइवल, हु हैज फास्ट ट्रैक रिकॉर्ड, वो सारे डेवलपर्स अपने साथ में रह गए। और आज आप देख रहे हैं कि 2015-16 के बाद में एक डेवलपमेंट वैसे तेजी से नहीं जा रही है, धीमी गति से जा रही है, ये उसकी वास्तविकता है। अभी 2016 में डिमोनेटाइजेशन के बाद एक सिलसिला चालू हुआ कि मैं सब कुछ तो मुझे पैसा लगाना है, और वो पैसा जीएसटी भर के लगाना है। जीएसटी बायर के लिए 12% था और एक्सपेंस के लिए 18% था। कहीं ना कहीं डैमेजिंग था कि मैं 12% बायर के पास, बायर इज नॉट कमिंग फॉरवर्ड बिकॉज 12% उसको जीएसटी लग रहा है। एक फ्लैट की कॉस्ट समझो 2 करोड़ है, तो 2 करोड़ के ऊपर में मुझे 12% के हिसाब से लगभग 25 लाख रुपए तो टैक्स में जा रहा है, और स्टैम्प ड्यूटी का भी 5-6% लग रहा है। और ये सारे होने के कारण कहीं ना कहीं बायर रुक गया कि अभी मैं फ्लैट तो मैं परचेस करना चाहता हूँ, आई लाइक द प्रपोजल ऑफ अ डेवलपर, बट आई विल परचेस द फ्लैट ओनली व्हेन द बिल्डिंग इज बीइंग कंप्लीटेड इन 100% टोटल रिस्पेक्ट में, और उसके बाद में मैं ये फ्लैट परचेस करूंगा, जिसके कारण मेरा 20-25 लाख रुपए बच जाएगा। आपको ध्यान में होगा कि कुछ समय के बाद में 3 साल 4 साल के बाद में सरकार ने काफी अपने ऑल ओवर इंडिया के डेवलपर एसोसिएशन, बायर्स, सारे लोग प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच गए, और प्राइम मिनिस्टर ने फाइनेंस मिनिस्टर के साथ बात करके वो जीएसटी जो है 12% वो 5% में लाया, तो 5% जीएसटी वाज फाइनली नॉक डाउन। और उसके बाद में थोड़े बायर्स के आना चालू हुआ, डेवलपमेंट वाज हैपनिंग। बट 2015 के बाद में और भी बहुत सारे काम हो गए जो सरकार ने किए। थोड़ा सा मैं पॉलिटिकली नहीं बात करूंगा, फिर भी हकीकत बताऊंगा। जब 1967 के बाद सारा जो एक अपना एक सोशलिस्ट एक अप्रोच था, तो उस सोशलिस्टिक अप्रोच के कारण बहुत सारे रेड टेपिज्म थे, और रेड टेपिज्म के कारण डेवलपर्स या सरकार या आम जनता उसको अप्रूवल लेने में बहुत सारी दिक्कतें थी। एक एक साल अप्रूवल नहीं होता था, 6-6 महीना अप्रूवल नहीं होता था, यह हकीकत थी। एक एक साल जब भी अप्रूवल नहीं होता है और पैसा लगाने के बाद भी उसका अप्रूवल जल्दी मिलता नहीं है, आईओडी नहीं मिलता है, सीसी नहीं मिलता है, सारे कॉम्प्लायंसेस नहीं होते, तो फिर
कहीं ना कहीं वो एक एडिशनल कॉस्ट का एक बर्डन उस प्रपोजल पे आता था, प्रपोजल्स अनवायबल हो रहे थे। 2015 में जब मोदी जी की और देवेंद्र फडणवीस की सरकार आ गई महाराष्ट्र और केंद्र में, तभी उन्होंने उसके ऊपर में सोचा, और जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसका सारा एक नया फॉर्मूला महाराष्ट्र ने अपनाया और देश ने भी अपनाया। हमारी रेट ऑफ रैंकिंग जो है वर्ल्ड में, जो बहुत नीचे थी, हमने इम्प्रूव करते करते 3-4 साल में उसको 60 नंबर पे लेके आए। तो आज हम पूरे विश्व के सामने अच्छे रैंकिंग में हम चले गए। उसके कारण एक विश्वास का वातावरण बन गया और कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में उसका मुनाफा हो गया। उसके साथ साथ में कि महाराष्ट्र की केंद्र सरकार ने भी काफी सारे अपने कानून में फर्क किए। और कानून में फर्क करते समय उन्होंने देखा कि 1991 का जो डीसीआर का जो एक एफएसआई की बिल्टअप की जो परमिसिबिलिटी थी, उसको कहीं ना कहीं चेंज करके एक पोटेंशियल डेवलपमेंट करे, उसके हिसाब से सारी जो रचना बनाई। उसके पूर्व सरकार ने, आपको मालूम ही होगा कि एक डीसीआर बनाया था, और लगभग डीसीआर 2008 के बाद में उन्होंने पूरे बॉम्बे का मैपिंग किया था। मैपिंग करने के बाद में लैंड यूज प्लान बनाया था। लैंड यूज प्लान के बाद में 2014 में जब ये राज्य में सरकार नहीं आई, तो 2015 में उन्होंने आते ही जो पहले वाली सरकार ने जो बनाया हुआ एक डीसीपीआर था, उसको पब्लिश किया। और पब्लिश करने के बाद में सारे लोगों से सजेशंस ऑब्जेक्शन मंगाए, और जब वो ऑब्जेक्शंस मंगाए, सजेशन ऑब्जेक्शन, तो उसमें बड़े पैमाने पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, उसके साथ साथ में एनजीओज, उसके साथ में काफी आर्किटेक्ट फैटर्निटी, इंजीनियरिंग फैटर्निटी, सारे एडवोकेट्स और काफी सारी जनता इसमें जुड़ी, और सबने इसमें ऑब्जेक्शंस डाले। बिकॉज द टोटली जो एक डीसीपीआर 2034 ड्राफ्ट था, वो काफी सारा उसमें मिस्टेक्स थे, उसमें काफी सारे लैप्सेस थे। लैंड यूज प्लान में भी काफी सारे मिस्टेक्स थे, और उसमें सारे पब्लिक ने मिलाकर एक रिप्रेजेंटेशन करने के बाद अपने उस समय के जो अपने चीफ मिनिस्टर थे देवेंद्र फडणवीस जी ने एक स्वाधीन क्षेत्रीय कमेटी अपॉइंट की, और कमेटी के बाद में उस कमेटी ने जब भी जनता के साथ संपर्क करने के बाद एक अपना अध्ययन करने के बाद रिपोर्ट दिया, और रिपोर्ट में बताया कि यह जो डीसीपीआर है यह 2015 का, यह स्क्रैप करने की आवश्यकता है। एंड देन द सीएम टुक द कैबिनेट कॉल कि यह स्क्रैप किया जाए। देन 2015 के बाद में स्क्रैप करने के बाद में 2016 में नई कमेटी का गठन हुआ, और नई कमेटी ने पूरे लैंड यूज प्लान का स्टडी करके 2016 और 17 शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में उन्होंने सारे हियरिंग भी किए, लॉज भी बनाए, सारे डीसीपीआर बनाए, सारे रेगुलेशंस बनाए, और 2017 में कंप्लीट करके 2018 के मई में उन्होंने पब्लिश किए। तो डीसीपीआर 2034 जो है, जो मई और मई को पब्लिश हुआ और नवंबर में एप्लीकेबल हो गया, उसमें काफी सारे जो चेंजेस है वो एफएसआई के साथ साथ में। दरेकर जी ज्वाइंट हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल शैलेश जी, आप इनवाइट कीजिए उनको। बिल्कुल प्रवीण दरेकर जी, आपका स्वागत है सर। प्रवीण जी, आप विरोधी पक्ष नेता हैं, आवाज है मुंबई और महाराष्ट्र की, तो क्या कहेंगे आज ये जो वेबिनार आयोजित किया है प्रोफेशनल टीम बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी मुंबई और महासेवा महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन ने मिलकर लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए कि आप रीडेवलपमेंट और सेल्फ रीडेवलपमेंट को कैसे आगे बढ़ावा मिले। और हमारे साथ दो जो कीनोट स्पीकर हैं, रमेश प्रभु जी और फेमस आर्किटेक्ट अरविंद नंदापुरकर जी, तो आपका स्वागत है। और आप बताएं मुंबई करों को कि किस तरह से आपका आगे इस बारे में लक्ष्य होगा, और आप स्वागत भाषण दें। प्लीज वेलकम प्रवीण दरेकर जी। धन्यवाद। मैं बीजेपी प्रोफेशनल टीम का, महासेवा का, भारतीय जनता पार्टी के सब ऑर्गेनाइजरों का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जो मेरा जो ड्रीम है सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में, उसको ही बढ़ावा देना, सपोर्टिंग भूमिका इसी तरह की सेमिनार की माध्यम से आने वाली है। सेल्फ डेवलपमेंट मतलब हाउसिंग सोसाइटी ने खुद का खुद डेवलप करना विदाउट बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करना और अंडर सुपरविजन ऑफ सोसाइटी कमिटी एंड सोसाइटी मेंबर्स, और उससे जो बिल्डर मुनाफा कमाता है
वो मुनाफा जगह के माध्यम से बढ़ोतरी हर जन को मिलने की, नहीं तो पर्पस फंड मिलेगा। मतलब इन शॉर्ट बिल्डर जो फायदा कमाएगा वो सोसाइटी के ऊपर शेयर होगा। अभी बिल्डर क्या करता है, बिल्डर पैसा खड़ा करता है मार्केट से, बिल्डर अपॉइंट सॉलिसिटर करता है, बिल्डर आर्किटेक्ट अपॉइंट करता है, और सब जो लगता है वो एयर कंडीशन केबिन में बैठ के सब करता है। वही अपने को करना है एज अ सोसाइटी। और इससे लिए फंडिंग देने का काम मुंबई जिला बैंक करती थी। अभी तक 1600 प्रपोजल मुंबई बैंक के पास आए हैं, उसमें से 19 सोसाइटी को कर्जा मंजूर किया है और 4 लोग ने पैसा उठा के इमारत खड़ी की है, जो 15-15 माले की इमारत भी खड़ी हुई है। जो गोरेगांव में अजीत सोसाइटी है, बोरीवली में जया कुंज, सुमा कुंज है, चेंबूर में सहकार नगर में है, चेल कॉलोनी में। तो ये हो सकता है क्या, तो एक्चुअली हुआ है। तो इसके लिए महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने इसको राजश्रय दिया है। इसको लिए अनेक फैसिलिटीज, अगर सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आप आओगे तो वो फैसिलिटीज दी है। उसके लिए कैबिनेट निर्णय करके जीआर भी निकाला है उन्होंने। उसमें लोन का फैसिलिटी है, उसमें वन विंडो खिड़की है कि सेल्फ डेवलपमेंट का फाइल एक ही जगह जाए, अनेक प्रीमियम में सहूलत है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए वो जीआर काफी उपयुक्त है। लेकिन यह गवर्नमेंट ने सवा साल हुआ, आवाज आ रहा है ना? यस हाँ यस सर, आओ ना जो ये सर, गव- ये आवाज आ रही ये है। गवर्नमेंट ने सवा साल वो जीआर की तरफ देखा भी नहीं। तो मुझे लगता है हम सब लोग वो जीआर इम्प्लीमेंट करने के लिए इस सरकार को बोलेंगे, उनके ऊपर प्रेशर बिल्टअप करेंगे। और गोर गरीबों के लिए, क्योंकि जो रीडेवलपमेंट है, सेल्फ डेवलपमेंट है, एक कॉमन मैन है। ये क्या बड़े पैसे वाले लोग नहीं है तो किधर भी फ्लैट ले सकते हैं। तो उनका इमारत रिस्ट्रक्चर करना, तो ये कॉमन लोगों के हित का ये जीआर है, ये निर्णय है। तो मुझे लगता है उसके बारे में हम सब लोग ख्याल करेंगे। इसका ज्यादा रिस्पांस आने के बाद हम लोग राज्य सहकारी बैंक के पास गए कि बाबा अभी ज्यादा लोग नहीं। तो वही हमारा प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि राज्य सहकारी बैंक ने जब कंसोर्शियम के लिए हम लोग ने कहा तो उन्होंने आरबीआई को लिखा, और आरबीआई ने कहा कि रियल इस्टेट तुम्हारा फंडिंग करने का काम नहीं है। एक्चुअली हम रियल इस्टेट का धंधा ही नहीं करते, लेकिन वो उसकी वजह से हमारा चालू था वो भी बंद हो गया। मतलब जो ठीक चालू था वो उनको लेने को गया तो खुद के पैर पे कुराड मार के लिए हम लोग। तो उसके बाद में तो भी हम सब्जेक्ट छोड़ा नहीं। देवेंद्र जी को लेके गए महीने में मैं गवर्नर शक्तिकांत दास जी के पास हम लोग गए, आरबीआई के गवर्नर के पास। देवेंद्र जी ने डिटेल में यह रियल इस्टेट का बिजनेस है, इधर मुनाफा कमाया नहीं जाता है, तो शेयर होल्डर सभासद अपने को वो शेयर करके लेते हैं और इधर की इधर डीलिंग नहीं होता है, बिजनेस नहीं होता है। तो वो भी कन्विंस हो गए आरबीआई। आरबीआई हमें लेटर आया पॉजिटिवली, उसके ऊपर निर्णय होगा। मतलब 15 दिन में, महीने में अपने फेवर में ये सेल्फ डेवलपमेंट रीडेवलपमेंट के लिए फंडिंग करने के लिए आरबीआई की पॉलिसी आएगी, जो सबके लिए बहुत ही एक ऐतिहासिक रहेगी, हिस्टोरिकल रहेगी। और मुंबई सह जो प्रमुख शहर है वहाँ का सेल्फ डेवलपमेंट रीडेवलपमेंट को गति मिलेगी और वहाँ के लोगों को बड़ी जगह मिलेगी और खुद के सुपरविजन के अंदर यह काम हो सकता है। तो इसी तरह इसका स्टेटस है, हो सकता है तो 100% हो सकता है। एक ही है इसमें कि सब जो मेंबर्स है, कमिटी है, उनका एक दूसरे के ऊपर विश्वास की आवश्यकता है। इधर विश्वास नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, झगड़ा होगा तो कुछ नहीं होगा। सब लोग इकट्ठा साथ रहेंगे तो 100% होगा, क्योंकि फंडिंग करने वाले भी कंफर्टेबल रहते हैं
यंत्रणा अच्छी तरह से मदद करती है और सबको एक दूसरे को विश्वास में लेके अपना प्रोजेक्ट आगे जा सकता है। तो इसलिए सब लोग 100% इकट्ठा के 100% की आवश्यकता है तो नहीं है, लेकिन 100% लोग रहेंगे साथ में, तो मुझे लगता है स्मूथली अपन इसमें आगे जा सकता है। अभी एक अभियान होने की आवश्यकता है, एक आंदोलन होने की आवश्यकता है। बिल्कुल तो जीआर देवेंद्र फडणवीस साहब ने निकाला था वो इम्प्लीमेंट करो, और ये इम्प्लीमेंट जीआर होगा तो और बहुत सारी मदद वो जीआर के माध्यम से हाउसिंग सोसाइटी को हो सकती है। इसमें म्हाडा के लैंड है, म्हाडा के लैंड के ऊपर जो जमीन है, अभी परसों में श्वेतांबरा कोऑपरेटिव सोसाइटी चारकोप उसका भूमि पूजन किया, सेल्फ डेवलपमेंट, उसको हम पहला कर्जा मंजूर किया, बाद में स्टे आया। तभी मैं बोला अपन कुछ भी रास्ता निकालेंगे, महीने में इश्यू सॉर्ट आउट होगा, आप गो अहेड। उनको हिम्मत देने का काम किया है। तो मुझे लगता है ये बैंक का, मुझे लगता है आरबीआई तो पॉलिसी बनना जा रही है, मतलब मुंबई बैंक नहीं बाकी भी बैंक को इसमें वो लाएंगे। तो अच्छा है, अपने को क्या मुंबई बैंक ही देना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुंबई बैंक के सभासद हाउसिंग सोसाइटी रहती है तो उनका दायित्व ज्यादा रहता है और उसका बॉन्डिंग अटैचमेंट भी रहता है। तो जिस तरह से मुंबई बैंक सर्व कर सकती है, उनको इतर बैंक को उतना अटैचमेंट और सर्विस नहीं दे पा सकती है। लेकिन अगर पॉलिसी जल्दी आएगी तो मुझे लगता है वो गेम चेंजर होगा, हाउसिंग सेक्टर में गेम चेंजर ये पॉलिसी होगी, क्योंकि सर्वसामान्य लोगों को अपना घर मुदत में, उसमें 3 साल की मुदत है कि 3 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो टाइम बाउंड अपना अपने को घर मिल सकता है, फंडिंग की व्यवस्था। देवेंद्र जी ने जो जीआर निकाला वो जीआर इम्प्लीमेंट करने के लिए एक आंदोलन, एक मूवमेंट की आवश्यकता है, वह हम करेंगे। मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ, एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आखिर कौन सा भी इश्यू लोगों में से नहीं आएगा, लोग उसको बढ़ावा नहीं देंगे, तो मुझे लगता है वो इश्यू सॉर्ट आउट नहीं होता, उसकी नहीं और मतलब, इसलिए आप लोग जो प्रयास किया उसके लिए मैं आपको दुआ देता हूँ, सलाम करता हूँ। और यही ऐसा मोमेंट आंदोलन के माध्यम से आगे ले जाइए, कौन सी भी हालत में इसको फंडिंग देने का काम आरबीआई का मंजूरी लेके हम करके रहेंगे। उसके लिए जरूरत पड़ेगी तो दिल्ली में अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमन मैडम के पास जाएंगे, क्योंकि लोगों की हित की योजना है। देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने खुद इसमें इंटरेस्ट लेके खुद कई घंटे देखी है, अनेक मीटिंग करके समझ लेके आज यह जीआर निकाला है, तो मुझे लगता है उसका अमल होगा तो सर्वसामान्य लोगों के हित के लिए अच्छा। आप सभी लोगों को धन्यवाद इस मोमेंट के बारे में, इस सेल्फ डेवलपमेंट रीडेवलपमेंट के बारे में। और आपको कभी मदद लगेगी, आपको कभी मीटिंग लगेगी, कोई मार्गदर्शन लगेगा, तो निश्चित तौर पे मुंबई जिला बैंक करके आपके साथ है। आपका ज्वाइंट मीटिंग रहेगा, महासेवा का रहेगा, हमारे प्रभु जी रहेंगे, नंदापुर जी रहेंगे और कई लोग मुंबई में, तो उनको इकट्ठा करके एक अपन कृति आराखड़ा एक्शन प्लान भी बनाएंगे और मुंबई के गरीब सर्वसामान्य लोगों को हम घर देने का प्रयास करेंगे, ऐसा मैं आप सभी को विनंती करता हूँ। मैं विरोधी पक्ष नेता करके भी सरकार के ऊपर जो सरकार को ये चीज करने के लिए जो बोलना है वो मैं बोलूंगा, वो बोलता ही रहता है, क्योंकि मेरा तो ये ड्रीम है, मेरा ये पैशन है। और पहला ही भी मैं जब जयंत पाटिल के पास सब्जेक्ट था, गृह निर्माण भी था, सहकार भी था, भी मैं बोला था कि तीनों सब्जेक्ट आपके पास है तो एक ज्वाइंट मीटिंग लगा के ये सब्जेक्ट हल करे। ऐसा 2-3 बार मैं विधिमंडल में भी बोला है, मंत्री स्तर पे भी बोला है। हम वापस एक सीएम स्तर पे बैठक लेके ये विषय हल करने का
प्रयास करेंगे। फिर एक बार आप सभी को धन्यवाद, मुझे बुलाया, मुझे आपको मार्गदर्शन करने की संधि मौका दिया, इसलिए आप सभी लोगों का हमारे जो सीए ऑर्गेनाइजर है, प्रेसिडेंट छेड़ा जी ना अपने, शैलेश शैलेश गेड़िया जी, उनका शैलेश भाई, शैलेश धेड़िया जी, और हमारे सब आप सहयोगी का अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, प्रवीण जय जी, महाराष्ट्र, जय प्रवीण सरकार, जी भारत धन्यवाद। माता की जय। जय। प्रवीण जी जुड़े हाँ रहिए, एक मिनट जुड़े रहिए। मैं हाँ चाहूंगा हाँ कि जो सितंबर 2019 को देवेंद्र फडणवीस की सरकार में जो जीआर आया था उसके बारे में और इससे हाँ कुछ रिलेटेड कुछ है तो 1 मिनट में 2 मिनट में मैं प्रभु सर जो हाउसिंग गुरु है महासेवा का चेयरमैन है वो बताएंगे और आपसे एक निवेदन भी करेंगे प्रभु सर खुद, रमेश प्रभु जी। हाँ, करने दो। थैंक यू प्रवीण दरेकर जी। आई थिंक आपने एक जो मुहिम छेड़ा है कि सेल्फ डेवलपमेंट होना चाहिए, वो भी हमारा भी एक ड्रीम था और उस तरह से हमने किताब भी लिखा और आपने भी उसको देखा है। तो मेरा इतना ही निवेदन है कि जहां आपको हमारा सहयोग लगेगा, स्पेशली जो 13 सितंबर 2019 का जो जीआर है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जहां भी हमारा सहयोग रहेगा हम आपके साथ है, और ये इम्प्लीमेंट होने से मुझे लगता है एक बड़ा गेम चेंजर होगा। उसके लिए हमें पूरा इकट्ठा होकर प्रयास करना है। मैं आपको अभिनंदन करूंगा और पूरी तरह से मैं सबका सोसाइटी की तरफ से आपको भी धन्यवाद व्यक्त करूंगा। थैंक यू वेरी मच। निश्चित धन्यवाद, ही धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। आप सब साथ में मिलके ये विषय को आगे लेके जाएंगे। निश्चित ही प्रवीण जी आपका धन्यवाद। प्रवीण जी, गेम गेम चेंजर हो सकता है प्रवीण जी ने कहा, रमेश प्रभु जी ने कहा, और निश्चित ही इन सब में मिलकर प्रोफेशनल टीम बीजेपी महासेवा और विपक्ष का चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री जी हमारे उद्धव ठाकरे जी उन पर प्रेशर बनाएंगे और इस तरह के मुंबई करों को तमाम लोगों को राहत देने का ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन अभी